हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ओवी पाल रीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के सामने क्लास 10 की जो मैथ बुक है एनसीईआरटी पैटर्न पे जो आधारित है का यूनिट 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म का समरी लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ले लेना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं समरी अर्थात उसके बारे में जो सारांश होता है वह सब कुछ जान लेते हैं और उसके बाद जो है कि आप लोग सवाल लगा सकते हैं। तो हमारा समरी में सबसे पहले ये चीज़ आता है कि मानक सूत्र अर्थात जिसे हम स्टैंडर्ड फार्मूला बोलते हैं, यानी कि दो इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल के साथ होना चाहिए, तो उसका हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। तो इससे जानने से पहले हम लोग ये थोड़ा जान लेते हैं कि दो चरों के रैखिक समीकरण का युग्म अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके यानी कि नाम में ही हमारे बहुत कुछ छिपे हैं, जो भी आइटम है सब इसके नाम में ही छिपा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो नाम है दो चरों, यानी कि दो चर का मतलब कि कोई दो चर आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। आपके ए से लेकर के जेड तक जो भी वेरिएबल होते हैं इसमें से कोई दो वेरिएबल आपको यूज करना पड़ेगा। कि रैखिक का मतलब यह होता है कि किसी भी इक्वेशन में आपका जो मैक्सिमम पावर है वह सिर्फ 1 रहना चाहिए। इसके बाद समीकरण का मतलब यह होता है कि जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है उसे हम समीकरण बोलते हैं। और का युग्म का मतलब होता है कि जोड़ा, यानी कि ऐसा कोई समीकरण जिसके दो जोड़े हों। एक समीकरण दिया हो उसके बाद जो है कि दूसरा समीकरण भी दिया हो तो वह होता है हमारा जोड़ा। इसी प्रकार यानी कि पेयर माने जोड़ा होता है, लीनियर माने कि जिसके पावर आपका एक हो, यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसके पावर आपका एक हो। इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब कि आपको दो वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। एक्स वाई हो गया जैसे, या फिर ए बी ले लीजिए, या फिर एम एन ले लीजिए, कोई दो वेरिएबल रहेगा। तो दोस्तों जैसा हमारा चैप्टर का नाम था उस चैप्टर के नाम से हमने तो समझ लिया कि इस चैप्टर में क्या करना है, यानी कि जो इस चैप्टर का जो पूरा निचोड़ है वह बस इसी के नाम में ही है। तो आइए हम चलते हैं मानक सूत्र के हिसाब से इसको देख लेते हैं कि इसका मानक सूत्र अर्थात स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है a1x + b1y = c1। तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। इसमें देखिए x और y ये आपका वेरिएबल है, और उसके बाद जो कि दूसरा इक्वेशन a2x + b2y = c2। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपका ये वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये आपका कांस्टेंट है और यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल लेना है। अब देखें कि जैसा इसका नाम दिया गया था इसके नाम के अकॉर्डिंग ये आपका एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वह चीज़ दिया हुआ है, यानी कि दो चरों में। तो यानी कि चर आपका एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई चर है। इसके बाद जो है कि रैखिक का मतलब कि इन सब में पावर जो है कि मैक्सिमम आपका कितना है 1 है। जब पावर कुछ भी ना हो तो पावर आपका 1 होता है। समीकरण का मतलब कि इसमें लेफ्ट साइड में राइट साइड में दिया हो, तो हमारे लेफ्ट साइड राइट साइड दिया हुआ है। का युग्म का मतलब कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इससे बोलते हैं युग्म अर्थात पेयर। तो दोस्तों ये हमारा रहा फार्मूला। अब इस फार्मूले को यानी कि जब हमारे पास दो पेयर हो अर्थात एक पेयर हो जिसमें यानी कि दो इक्वेशन हो, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। एक होता है ग्राफिकल मेथड जिसे कि हम लोग ग्राफी विधि बोलते हैं, और एक होता है अलजेब्रिक मेथड जिसे कि हम लोग बीजगणितीय मेथड बोलते हैं। तो हमारा जो ग्राफिकल मेथड होता है इसमें भी 3 टाइप्स के आते हैं। 3 टाइप्स के आने का मतलब कि ये अद्वितीय हल, यानी कि आपको अद्वितीय हल यानी कि कोई एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, अर्थात यूनिक जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक माने अनोखा, यानी कि जिसमें आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन मिले वह कहलाता है आपका अद्वितीय अर्थात यूनिक। और ऐसा यानी कि जिसमें अनेक हल मिले यानी कि मेनी सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। तो दूसरा होता है मेनी सॉल्यूशन। तीसरा होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये तो रहा आपका ग्राफिकल मेथड। अब इसके बाद जो अलजेब्रिक मेथड है इसमें भी 3 टाइप्स का आता है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा जो होता है विलोपन विधि, और तीसरा जो होता है वज्र गुणनखंड। प्रतिस्थापन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो विलोपन विधि होता है उसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहला जो आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अर्थात किसी को बदल करके, जैसे हम लोग स्थान बदल करके काम करते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर वैल्यू को बदल करके यानी कि प्रतिस्थापित करके अर्थात सब्स्टिट्यूट करके हमें लगाना होगा।
और दूसरा वाला जो है कि आपका विलोपन, यानी किसी को विलुप्त करके, किसी को हटा करके आपको लगाना होगा, अर्थात किसी को एलिमिनेट करके। जैसे आप लोग कंपटीशन देखते होंगे तो कंपटीशन में जैसे अगर 10 लोग भाग लिए हैं, पार्टिसिपेटर 10 लोग हैं, उसमें से हमें 3 लोग को सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 7 लोग को हम एलिमिनेट करते हैं, यानी कि 7 लोग को हम हटाते हैं, यानी 7 लोग को गायब करते हैं। तो सेम सिचुएशन वहीं आपका यहाँ पर लिया जाएगा। और तीसरा आता है आपका वज्र गुणनखंड, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपको लेना है। देखिए दोस्तों, अगला आता है कि ग्राफी विधि से इसे हम कैसे हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 समीकरण लिख दिए हैं, जो कि 2 चरों में रैखिक समीकरण का युग्म है। यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। तो अब हमारे पास यानी कि 2 समीकरण है, और दोनों समीकरण यानी कि इस टाइप से है, a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2। यह समीकरण हमने तीनों में लिखा है। तो हमारे पास 3 कंडीशन होता है, यानी कि एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर यानी कि एक हल हो, एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर बहुत से हल हो, और एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर कोई भी हल नहीं हो। तो दोस्तों अब इसका हम जो कंपेयर करेंगे, यानी कि a1/a2, यानी कि इसका जो रेशियो है और इसका जो रेशियो है, अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं आए, यानी कि जो a का रेशियो और जो b का रेशियो है, ये रेशियो अगर इक्वल नहीं आता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि ये वाला जैसे कि एक रेखा ये हो गया, और ये वाला जो है कि दूसरा रेखा ये, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेद। ये दोनों आपस में क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद कब करता है, जब x का कोफिशिएंट यानी कि a1/a2 का रेशियो, y का कोफिशिएंट यानी कि b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा, तब ये दोनों एक दूसरे को काटेगा। जब एक दूसरे को काटेगा तो जो कटान बिंदु होगा वही, यानी कि एक पॉइंट पे सिर्फ इसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, ओके, अर्थात इसी को हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ की, अब अगर 2 रेखा एक दूसरे को टच कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं संगत। संगत जैसा कि हम लोग आपस में ऐसा भी हम लोग बोलते हैं कि संगत, यानी कि रहते रहते कोई खराब हो जाता है, कोई अच्छा हो जाता है। तो संगत यानी क्या होता है, जब 2 लोग एक साथ में रहते हैं तो उसको बोलते हैं संगत। वही चीज़ यहाँ पे है, जब 2 रेखा एक दूसरे को टच करेगा वो संगत कहलाएगा। तो यानी कि जब हमारे पास ये अनुपात इक्वल नहीं मिलेगा, ऐसे है इक्वल नहीं मिलेगा, तब जो है कि हमारा ये प्रतिच्छेद करेगा, उसके बाद जो है कि संगत मिलेगा, उसके बाद जो है कि सिर्फ एक हल अर्थात अद्वितीय हल मिलेगा। अब आता है दूसरे पे, जब अगर यानी कि इसका और इसका अनुपात इक्वल आ जाए, लेकिन अब सी वाले का अनुपात इक्वल नहीं आए, तब क्या करते हैं हम, तब इसको बोलते हैं असंगत। यानी कि देखिए अब हमारा एक रेखा जो है कि यहाँ पे जा रहा है और दूसरा रेखा यहाँ पे जा रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में समांतर जाएंगे। जब यानी कि पहला और दूसरा यानी कि ए और बी वाला अनुपात सेम मिल गया, लेकिन सी वाला अलग जा रहा है, तब जो है कि ये समांतर में जाएगा। और इसको हम जब समांतर जा रहा है, यानी दोनों रेखा एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे असंगत। तो असंगत को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और समांतर को बोलते हैं पैरेलल। यानी कि जब ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये दूसरा का फिगर है, और ये है कि इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, और जो है कि पैरेलल कहलाएगा। तीसरा कंडीशन आता है कि जब तीनों हमारा कोफिशिएंट इक्वल मिल जाए रेशियो में, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, इस कंडीशन में ये चीज़ होता है कि एक रेखा आपको दिया गया है, इसी रेखा पे यानी कि ये पहला वाला रेखा यहाँ पे ऐसे दिया है, और दूसरा वाला रेखा एकदम ठीक इसी पर आ जाए, तो एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आश्रित हो जाता है। कहने का मतलब यह कि जैसे एक घर में यानी कि 2 लोग हैं और एक कमाने वाला है, एक बिना कमाने वाला है। तो जो कमाने वाला है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं आ जा सकता है, लेकिन जो कमाने वाला नहीं है वो कमाने वाले के ऊपर आश्रित हो जाता है। तो सेम सिचुएशन वही यहाँ पर है, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरे रेखा का आना, यानी कि इसको बोलते हैं आश्रित संगत। संगत का मतलब कि जो एक दूसरे टच रहे, सटा रहे, तो ये सटने को कौन कहे, ये पूरा का पूरा उसी पे पड़ गया, यानी कि आश्रित हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं आश्रित संगत, अर्थात डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, जब एक दूसरे पर रहेगा तो इसके एक सॉल्यूशन नहीं, इसके कई सॉल्यूशन, जितना आप चाहेंगे उतना सॉल्यूशन इसके निकाल सकते हैं। और जब एक दूसरे पे आश्रित हो जाता है तो इसको बोलते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब संपाती। संपाती का मतलब कि एकदम एक ही पे
पूरा जाकर के सेट हो गया है, दैट इज कॉल्ड कोइंसाइड मीन्स संपाति। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि जब ए और बी का अनुपात जो है कि इक्वल न आए तो उस कंडीशन में होता है क्रॉस, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करेगा। जब क्रॉस करेगा उस समय आप बोल सकते हैं कि प्रतिच्छेद कर रहा है अर्थात इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो है कि ये टच कर गया तो इसका मतलब कि ये कंसिस्टेंट अर्थात संगत है, और अगर एक जगह ऐसे इंटरसेक्ट किया तो वो उसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन अर्थात अद्वितीय हल, मतलब एक हल। जब जो है कि दो रेखा ऐसे जा रहा है यानी कि पैरेलल में, तो जब पैरेलल जा रहा है यानी कि ऐसे जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे पैरेलल, और इन दोनों में टच नहीं है बिल्कुल तो इसको इनकंसिस्टेंट अर्थात असंगत बोलेंगे। और यहाँ पे जब ये टच ही नहीं कर रहा है तो कोई सॉल्यूशन की बात ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा, यानी कि कोई हल नहीं आएगा। जब दो रेखा एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ जाता है तो इस सिचुएशन में आप बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट अर्थात इसको आश्रित संगत बोलते हैं। और इसके जो सॉल्यूशन है यानी कि एक नहीं कई सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी मेनी सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। तीसरा यानी कि इसका आता है कि इसको हम बोलते हैं समपाती यानी कोइंसाइड, जब एक दूसरे पर आ जाए इसे बोलते हैं कोइंसाइड। तो दोस्तों इस प्रकार का आपका ये जो है कि समरी रहा, और जो आपका ये प्रतिस्थापन और विलोपन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणनखंड, इसको हम अगले एक वीडियो में डाल देंगे, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज का बस हमारा यही टॉपिक था, यही समरी था। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो ये समझ में आया हो यानी समरी इसका समझ में आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर जरूर करें और सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूरतमंद लोग को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।